अडोबे पहली झलक पे तो वो कम्प्लीटली हार्मलेस लगते हैं। सिंपली वो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, इंक्लूडिंग फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स और इलस्ट्रेटर। साथ ही साथ वो दुनिया के सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ के भी निर्माता हैं। दुनिया भर में 2.5 ट्रिलियन से ज़्यादा पीडीएफ बनाई जा चुकी है, जिसकी वजह से यूनिवर्सली कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग है और सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग है। और कौन एडोबी फ्लैश प्लेयर के बारे में भूल सकता है यार। एडोबी फ्लैश जो है उसने दुनिया के सबसे ज़्यादा क्लासिक ऑनलाइन गेम्स को बनाया, जिनमें से आता है वर्ल्ड्स हार्डेस्ट गेम और रन। मगर एडोबी की पॉपुलैरिटी और यूजफुलनेस के साथ ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि एडोबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो हर चीज़ को हेट करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स और प्राइसिंग से लेके उनकी कस्टमर सर्विस और पोजीशन तक मार्केट में। इनफैक्ट लोग इतना ज़्यादा हेट करते हैं एडोबी को कि उनका ट्रस्ट पायलट का एवरेज ही 1.2 स्टार का है और 89% के रिव्यूज़ जो हैं वो सिर्फ 1 स्टार हैं। और पर्सपेक्टिव में लाने के लिए इवन पेपाल का भी 1.3 स्टार की रेटिंग है, सिर्फ 87% उसमें से रिव्यूज़ 1 स्टार वाले हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग हो जाता है क्योंकि एडोबी किसी भी तरह से क्लासिक ईविल कंपनी वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल वो किसी भी तरह से लोगों का डेटा कलेक्ट नहीं करते या फिर लोगों की प्राइवेसी को वॉयलेट नहीं करते, ना ही किसी तरह का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कंट्रोल करते हैं वो, ना कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। वो तो सिर्फ क्रिएटिव सॉफ्टवेयर बनाते हैं और नेचुरली उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। और इस चीज़ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बनाता है कि एडोबी के कॉर्पोरेट सेंटिमेंट जो है ना बिल्कुल ही अपोजिट है। एडोबी ना कि सिर्फ अच्छा या ग्रेट एम्प्लॉयर है, मगर एक एक्सेप्शनल एम्प्लॉयर है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर एम्प्लॉयज़ चॉइस, एडोबी का सीईओ सेकंड मोस्ट अप्रूव्ड सीईओ है, जो कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से जस्ट नीचे आता है। एडोबी जो है कई सारे अवार्ड्स भी जीतता है हर साल सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंपनी कल्चर्स होने के लिए। एम्प्लॉयज़ एडोबी को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो A+ या 4.9 स्टार की रेटिंग मेंटेन कर चुके हैं 24,775 एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ में से। क्लियरली एडोबी को ये पता है एम्प्लॉयज़ को कितने अच्छे से हैंडल करना है और कितने अच्छे से खुश रखना है, तो आखिर एडोबी जो है अपने कस्टमर्स को खुश क्यों नहीं रख पाता। अगर हमें सच में एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के बीच में अंतर समझना है ना, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि कस्टमर्स एडोबी का इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हैं। और ये सारी चीज़ें 2012 में हमें लेके जाती है, जब एडोबी ने क्रिएटिव क्लाउड को लॉन्च किया था। क्रिएटिव क्लाउड ने कम्प्लीटली एडोबी के रेवेन्यू मॉडल को हिला के रख दिया था। बजाय कि कस्टमर्स उन्हें पे करते लाइसेंसिंग फीस $500 से $700 के बीच में स्पेसिफिक वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर के लिए, उन्होंने फोर्स किया कि वही कस्टमर्स एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन प्लान लें जो कि करंटली $55 पर मंथ या फिर $650 हर साल कॉस्ट करता है। प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास पहले से ही लाइसेंसेस थे कई सारे एडोबी के ऐप्स के और वो कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर लेते, ये काफ़ी अच्छी डील थी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 एडोबी ऐप्स के लाइसेंसेस हैं और हर एक $700 कॉस्ट करता है, और अगर आप उन्हें हर 5 साल में अपग्रेड कर रहे हो ना, तो आप $3,500 खर्च कर रहे हो हर 5 साल में, और सिर्फ आपको 5 ऐप्स की एक्सेस मिल रही है फिक्स्ड वर्जन में। वहीं पे दूसरी तरफ आप सब्सक्रिप्शंस के साथ $3,300 दोगे हर 5 सालों में, और इसी के साथ ही आपको सारे एडोबी के ऐप्स का एक्सेस मिल जाएगा और लेटेस्ट वर्जन भी होगा आपके पास। प्रॉब्लम हालांकि साथ इसके चीज़ ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं एडोबी के यूज़र्स इस कैटेगरी में आते ही नहीं है। एक एवरेज यूज़र को सिर्फ 1 या 2 ऐप्स की ज़रूरत होती है। और अगर हम अज्यूम करें कि वो सेम फ्रीक्वेंसी से हर 5 सालों में अपग्रेड करते हैं, तो हमारे पास 5 सालों की कॉस्ट $700 या फिर $1,400 की आ जाती है। और ये तो सिर्फ तभी है अगर आप पूरा सॉफ्टवेयर फिर से खरीदो। यूजुअली अपग्रेड ऑप्शंस $200 या $300 कॉस्ट करते हैं। वहीं पे सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ अब आपको $3,300 पे करने हर 5 सालों में, और रिटर्न में काफ़ी कम मिल रहा है आपको। अब हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि इंडिविजुअल प्लान्स ही ले लेते हैं ना। वेल, इंडिविजुअल प्लान्स बिल्कुल ही रिप ऑफ है, और ऑनेस्टली मुझे लगता है सिंपली वो एडोबी ने उन्हें इसलिए रखा है ताकि मेन प्लान को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा सके। फॉर एग्जांपल आप या तो 20+ ऐप्स ले सकते हो $55 पर मंथ में, या फिर आप सिर्फ फोटोशॉप या प्रीमियर प्रो ले सकते हो $21 पर मंथ पे। और इन प्राइसेस पे आप में से ज़्यादातर लोग यही कहोगे कि इस सॉफ्टवेयर को पायरेट ही कर लेना चाहिए, और हॉबिस्ट और फ्रीलांसर्स के लिए ये चीज़ सेंस भी बनाती है। मगर असली प्रोफेशनल्स और कंपनीज के लिए ये ऑप्शन नहीं होता। ये लोग एक अजीब से मिडिल ग्राउंड में होते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि सॉफ्टवेयर तो ओवर प्राइज्ड है, मगर एट द सेम टाइम उनके बिजनेस काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं इससे, तो इसी की वजह से प्राइवेट सॉफ्टवेयर तो यूज़ नहीं करेंगे वो। और अगर उनका थोड़ा सा भी सिग्निफिकेंट स्केल हुआ ना, तो वो रिस्क नहीं ले सकते कि एडोबी उन पर मुकदमा चला दे, तो उनके पास कोई भी चॉइस नहीं बचती कि उनको प्राइस को पे करना है। और एडोबी के फाइनेंशियल से देखा जाए तो ये ज़्यादातर प्रोफेशनल यही चीज़ कर रहे हैं। और पिछले 8 सालों में एडोबी की एनुअल अर्निंग्स जो है वो बढ़ चुकी है $200 से $300 मिलियन से लेके आज $5 बिलियन तक, थैंक्स टू द न्यू सब्सक्रिप्शन मॉडल। हालांकि ये मूव काफ़ी अच्छा है फाइनेंशियली, ये मूव जो है एडोबी के कस्टमर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है ऑल्टरनेटिव्स देखने लगे हैं इसी की वजह से, मगर रियलिटी ये है कि ज़्यादातर ऑल्टरनेटिव्स नहीं है एडोबी के ऐप्स के। श्योर आपके पास ऑप्शंस हैं जैसे दाविंची रिजॉल्व, सोनी वेगस, फाइनल कट प्रो और ब्लेंडर वीडियो एडिटिंग के लिए,
मगर आपको अगर लाइट रूम, इलस्ट्रेटर, एनिमेट या फोटोशॉप चाहिए ना, तो आपके पास कोई भी चॉइस नहीं बच जाती, मगर आपको अडोबी इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे ही रीज़न है कि अडोबी 90% इस मार्केट को कंट्रोल करता है और अब अडोबी ने अपना मिल्किंग स्विच ऑन कर लिया है। और अब क्योंकि अडोबी एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा है सेम मार्केट को सर्व करते हुए, तो आप लोगों को लगेगा कि कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ा देंगे वो। इसका मतलब ये है कि बग्स कम मिलेंगे, क्रैशेस कम होंगे और कस्टमर सपोर्ट काफ़ी अच्छा होगा, साथ साथ कंपेटेबिलिटी बढ़ेगी। मगर कंपनी एक्चुअली इसका एग्जैक्ट अपोजिट कर रही है जब से इन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल को लॉन्च किया है, क्योंकि उन्हें परवाह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और सब्सक्रिप्शन मॉडल से पहले ये एसेंशियल था कि एडोब जो है हर अपग्रेड को सिग्निफिकेंट और इम्पैक्टफुल बनाता जितना वो बना सकते हैं। इस तरह से वो कन्विंस कर सकते थे नए यूज़र्स को लाइसेंस लेने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग यूज़र्स को अपने लाइसेंस अपग्रेड करने के लिए। वहीं पे सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ एडोबी के पास 30 मिलियन यूज़र्स लॉग्ड हैं जो कि हर महीने पे करते हैं या फिर हर साल पे करते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर इंप्रूव होता है या नहीं। एट द वेरी लीस्ट आप लोग उम्मीद करोगे कि एटलीस्ट सर्टेन बार तो मेंटेन करेंगे, मगर वो भी केस नहीं है। हर नए अपग्रेड के साथ जो विंडोज़, मैक ओएस और जीपीयूज़ में आता है, ऐसा लगता है कि अडोबी का सॉफ्टवेयर और ज़्यादा बगियर और ग्लिचियर होता जाता है, क्योंकि वो चेंजेस के साथ कीप अप नहीं कर सकते। और अगर आप सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करोगे इन इशू को लेके, तो प्रोबेबली आप लोगों को इग्नोर कर देंगे वो लोग, जैसा कि इन लोगों को भी किया उन्होंने। अपने सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स को गिरने देने के साथ ही ऐसा लगता है कि एडोबी ने अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को भी गिरने दिया है। सालों से एडोबी जो है वो आराम से बैठ के अपनी इनकम फिगर्स को बढ़ता हुआ देख रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्चुअली एडोबी पे स्विच कर रहे हैं। मगर ये अपवर्ड ट्रेंड जो है वो हार्श एंड पे आ गया पेंडेमिक के दौरान। बेसिकली जो भी कोने में खड़ा था उसने सब्सक्राइब कर लिया पेंडेमिक के दौरान। दूसरे शब्दों में एडोबी मार्केट सैचुरेशन में पहुंच गया उनके सब्सक्रिप्शन से, और उनकी नेट इनकम जो है एक्चुअली 2 सालों से फ्लैट है अब। और इसका एग्जैक्टली यही चीज़ कोई बुरी नहीं है, क्योंकि वो $1 बिलियन से ज़्यादा हर सिंगल क्वार्टर में बना रहे हैं प्रॉफिट। मगर जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, वो और भी ज़्यादा ग्रोथ देखना चाहते हैं। इस चीज़ को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस को बढ़ा दो, और आप शर्त लगा सकते हो कि वो इस चीज़ को तो कर रहे हैं, साथ ही साथ और ज़्यादा अनएथिकल तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं अभी कुछ समय से। फॉर एग्जांपल रिव्यूज़ को देखा जाए तो लोग कहते हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है, अडोबी जो है फ्री ट्रायल यूज़र्स को एनुअल सब्सक्रिप्शन में लॉक इन कर लेते हैं, और जब आप कैंसिल करने की कोशिश करोगे तो आपको $100 से $150 की टर्मिनेशन फ़ी देनी पड़ती है। अगली चीज़ जो बहुत सारे लोगों को गुस्सा दिलाती है वो ये है अडोबी की डिवाइस लिमिटेशन। अगर आपके पास लाइसेंस भी है ना, तो आप ऑथेंटिकेट एक बार में सिर्फ 2 ही डिवाइसेस को कर सकते हो। अगर आप एक क्रिएटिव प्रोफेशनल हो तो आप 2 डिवाइसेस से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे रेगुलर बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेन पीसी हो सकता है, एक मैकबुक हो सकती है, एक विंडोज़ लैपटॉप और मे बी एक आईपैड हो सकता है। मगर अगर आप चाहो तो सारे डिवाइसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर आपको रेगुलरली साइन इन और साइन आउट करना पड़ेगा और ऑथेंटिकेट और री ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कई सारे डिवाइसेस को, और ये सारी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम लग सकती है। मगर ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि लोग $600 हर साल दे रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के लिए, और उससे अपने सारे डिवाइसेस में यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। एक ही रीज़न है जिसकी वजह से अडोबी ज़्यादा जनरस डिवाइस लिमिट जैसे 5 की नहीं दे रहा है, ताकि वो लोग उसके कमर्शियल लाइसेंस को साइन अप कर सके, जो कि $85 पर मंथ कॉस्ट करता है हर लाइसेंस के लिए। तो ना कि सिर्फ अडोबी अपने कस्टमर्स का फ़ायदा उठा रहा है, मगर इसे अनएथिकल तरीक़ों से कर रहा है। इन सारी चीज़ों को देखें तो एडोबी चैंपियन है अपने एम्प्लॉयज़ में तो, और इस चीज़ का सीक्रेट काफ़ी सिंपल है। वो एम्प्लॉयज़ को उस तरह से ट्रीट करते हैं जैसा वो ट्रीट करना चाहते हैं, स्टार्टिंग विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लेक्सिबिलिटी देके। पेंडेमिक से पहले भी एडोबी का स्ट्रॉन्ग रिमोट वर्क और हाइब्रिड वर्क प्रोग्राम्स थे, और उन्होंने माइक्रो मैनेज कभी भी नहीं किया अपने एम्प्लॉयज़ को। इनफैक्ट वो तो ये भी चेक नहीं करते कि एम्प्लॉयज़ जो है ट्रेडिशनल वर्किंग आवर्स के दौरान काम कर रहे हैं नहीं। अब ऑफ कोर्स आपको कुछ मीटिंग्स में कुछ समय के लिए होना तो पड़ेगा, मगर उसके अलावा आप लोग फ्री हो कि आप अपना खुद का वर्किंग शेड्यूल बनाओ, और आपको आपके रिजल्ट्स पे जज किया जाएगा सिर्फ। अगर आप हफ्ते में 10 घंटे काम करके रिजल्ट्स दे पा रहे हो जिनसे वो खुश हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देने के अलावा अडोबी के ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो है वैल्यूड फील करते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वो लोग अनलिमिटेड पेड टाइम ऑफ देते हैं, क्योंकि वो भरोसा करते हैं कि एम्प्लॉयज़ के पास बेस्ट दिमाग है कि कितना ज़्यादा टाइम वो उन्हें फ्री रहना है और कितना ज़्यादा काम करना है। साथ ही साथ वो एम्प्लॉयज़ को सिग्निफिकेंट फ्रीडम देते हैं कि वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। मगर सबसे बेस्ट एग्जांपल है एडोबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन कल्चर का, उनका अवार्ड विनिंग किकबॉक्स प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किसी भी स्टाफ मेंबर को जो उसे रिक्वेस्ट करता है $1000 का प्रीपेड क्रेडिट कार्ड देता है, जिससे वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो लोग कोई भी सवाल नहीं पूछते उससे।
अब तक 1000 एम्प्लॉयज़ ने इस प्रोग्राम को इस्तेमाल किया है और उनमें से 23 के आइडियाज़ जो हैं उन्हें आगे की और इन्वेस्टमेंट मिली है। अडोबी के पास 25,000 एम्प्लॉयज़ है, जिसका मतलब ये है कि 25 में से एक ने इस इनिशिएटिव को लिया है और एक बड़ा इम्पैक्ट बनाने की कोशिश करी है। और ये सारी चीज़ें हमें अडोबी के कोर कंपनी कल्चर वैल्यू पे लेके आती है, जो कि है इंटीग्रेटिंग अ पीपल सेंट्रिक अप्रोच। कई बार ज़्यादातर टॉप कंप्लेंट्स होती है कई सारी कंपनीज़ की कि वो रिकॉग्नाइज नहीं या अप्रिशिएट नहीं करते अपने एम्प्लॉयज़ को, मगर अडोबी का रोबस्ट अवार्ड प्रोग्राम जो है वो रिकॉग्नाइज करता है बेस्ट एम्प्लॉयज़ को हर साल। जो मोस्ट प्रेस्टिजियस इन अवार्ड्स में से है वो है फाउंडर्स अवार्ड, जो कि 12 लोगों को दिया जाता है हर साल। इसी के साथ ही अडोबी ध्यान रखता है इनकरेज करने की डाइवर्सिटी को, पे पैरिटी को इंश्योर करने की, साथ साथ ट्रांसपेरेंसी बनाने की। और इन सारे पर्क्स के साथ इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि अडोबी को उसके एम्प्लॉयज़ इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्क प्लेस कल्चर बनाना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपको सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है, फ्रीडम देनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है और रिकॉग्निशन देनी होती है। मगर आयरॉनिकली ये एग्जैक्ट सेक्टर है जहीं पे अडोबी लैग करता है जब बात आती है उनके बिजनेस की। वो कस्टमर्स को ना ही फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ना ही फ्रीडम देते हैं। बेसिकली हर कोई फोर्स है कि वो क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले। इसी तरह से अडोबी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता जब बात आती है मेंटेन, रिफाइन और अपग्रेड करने की उनके यूज़र एक्सपीरियंस की। और फाइनली वो बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज या फिर एक्नॉलेज नहीं कर रहे अपने कस्टमर्स को। वो कचरा कस्टमर सपोर्ट देते हैं और उनके कुछ सही वाली दिक्कतें भी होती है ना, उनको भी इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादातर कंपनीज इस बिहेवियर से बच के नहीं निकल पाती, मगर क्योंकि अडोबी की मोनोपोली है क्रिएटिव सॉफ्टवेयर मार्केट में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहे। और हालांकि बहुत ज़्यादा छोटी वोकल माइनॉरिटी तो है जो कि अवेयरनेस स्प्रेड करती है और अडोबी को चीज़ों के लिए छोड़ती है, जैसे अफिनिटी फोटो। मगर जो ज़्यादातर लोग हैं अनफॉर्चुनेटली वो इतनी परवाह नहीं करते, और इसमें मैं भी आता हूँ। क्या मुझे लगता है एडोबी का सॉफ्टवेयर ओवर प्राइस्ड है? हाँ। क्या मैं 20 ऐप्स के पैसे दे रहा हूँ जबकि सिर्फ मुझे प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप यूज़ करना है? हाँ। मगर क्या मैं चेंज करूँगा? ना। सिंपली मैं अडोबी का इस्तेमाल करता हूँ और ये चीज़ों को कर देता है काफ़ी अच्छे से, और प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इसे ना लूँ। और अनफॉर्चुनेटली यही माइंडसेट है ज़्यादातर लोगों का इस चीज़ों में। तो इसी की वजह से मॉडर्न अडोबी का राइज़ हुआ, जिसे कोई भी पसंद तो नहीं करता मगर हर किसी को यूज़ करना पड़ता है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई ऐप या सर्विस है? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप चाहते हो कि सारी कंपनीज़ का अडोबी कंपनी कल्चर हो। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।